हाँ, तो विद्यार्थियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही हैं। रेगुलरली आप हम जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यूट्यूब पे आप उन्हें देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपने नोट्स अकॉर्डिंगली प्रिपेयर भी कर रहे हैं। आज एक बार फिर से बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट जो शोध पद्धति शास्त्र का पेपर है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली ये पेपर सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे ड्राई, सबसे रूखा सा एक समाजशास्त्र का अगर कोई पेपर हम माने तो वो जनरली सैद्धांतिकरण, समाजशास्त्र में सैद्धांतिकरण से जुड़ा हुआ पेपर और दूसरा सामाजिक अनुसंधान से जुड़ा हुआ पेपर सबसे अधिक ड्राई माने जाते हैं। इसीलिए ये जो दो पेपर हैं, इनके बारे में किसी भी प्रकार का कोर्स डिज़ाइन करने से पहले, सिलेबस पर डायरेक्टली हिट करने से पहले हमें कुछ बातें जानना आवश्यक होता है, ताकि इन दो पेपर्स का जो भी थीम्स, जो भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, उनकी स्टडी करने से पहले थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बनाया जाए। इसी क्रम में हमने पिछले 2-3 वीडियोस में हमने बहुत सी फ्लो चार्ट्स, स्लाइड्स के माध्यम से बहुत सी चीज़ों के बारे में चर्चा की। आज फिर से कुछ ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण बातों पे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम शुरू करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो आज ये जनरली हम ये मान के चलते हैं कि जब से मानव का अस्तित्व इस पृथ्वी पे हुआ है, तभी से मानव समाज किसी न किसी रूप में अस्तित्व में आ गया था। और समाज अस्तित्व में आने के साथ ही मानव का सामाजिक चिंतन, या कहें तो खुद के बारे में, खुद के जीवन के बारे में उसका चिंतन भी प्रारंभिक रूप से प्रारंभ हो गया था। अब ये चिंतन आज वैज्ञानिक हो पाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू से ही मानव जो है वो स्वयं के संबंध में और प्रकृति के संदर्भ में वैज्ञानिक तरीके से ही सोच रखता था। अलग अलग समय पर इतिहास के अलग अलग कालखंडों में अलग अलग स्तर के सामाजिक विकास के, जो सामाजिक आर्थिक विकास के जो अलग अलग स्तर रहे हैं, उन स्तरों पर मानव चिंतन का ढंग भी अलग अलग रहा। समाजशास्त्र के जो जनक हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ऑगुस्त कॉन्त, उन्होंने भी मानव मस्तिष्क, मानवीय इतिहास, सामाजिक इतिहास और सामाजिक उद्विकास, इन तीनों में एक प्रकार का सामंजस्य और एक प्रकार का तालमेल दर्शाने का प्रयास किया था अपने द थियोरी ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, the evolution of human mind, the evolution of human history and the evolution of human society। उनका ये मानना था कि प्रारंभिक अवस्था में मानव ने धार्मिक और कल्पनात्मक रूप से, थियोलॉजिकली एंड फिक्टिशियसली, घटनाओं की, प्राकृतिक घटनाएं और सामाजिक घटनाएं, दोनों की व्याख्या करने की कोशिश की, दोनों को समझने की कोशिश की। इसके बाद, और ये प्रारंभिक स्तर से लेकर लगभग आप देखें तो 13वीं सदी तक, 13वीं सदी ईसा पश्चात, यानी कि 13th सेंचुरी एडी तक, इसी प्रकार का एक मोटा मोटा वैश्विक स्तर पर दौर चलता रहा मानवीय चिंतन का। उसके बाद 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी तक आते आते, ये जो बीच में 300-400 सालों का वक्त था, इस समय मानवीय चिंतन का जो स्वरूप था वो धार्मिक अवस्था से निकलकर एक तरह से तार्किक अवस्था में चला गया था। तार्किक अवस्था, अमूर्त तार्किक चिंतन की ये अवस्था थी। एब्स्ट्रैक्ट जो मेटाफिजिकल और लॉजिकल थिंकिंग की ये अवस्था थी। इसमें मानव विभिन्न घटनाओं की व्याख्या अमूर्त नियमों, अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर करने लगा, प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर करने लगा, और धीरे धीरे मानवीय मस्तिष्क, ह्यूमन माइंड, और मानवीय सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकास का जो
एक सबसे विकसित और सबसे उच्च स्तरीय दौर शुरू हुआ 18वीं और 19वीं शताब्दी में, और इसे ही ऑगस्ट कॉन्ट ने पॉजिटिव स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड और द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी कहा है। मानवीय मस्तिष्क और मानवीय समाज के स्तर की उच्चतम अवस्था को अगस्त कॉम्ट ने पॉजिटिविस्ट या प्रत्यक्षवादी अवस्था कहा है। और इसी अवस्था में आते आते प्राकृतिक जगत और सामाजिक जगत की विभिन्न घटनाओं की व्याख्या मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के माध्यम से की जाने लगी। और मोटे रूप से जो ह्यूमन नॉलेज है, मानवीय ज्ञान है, अपनी प्रकृति, अपने पर्यावरण से संबंधित और स्वयं के समाज से संबंधित, अपनी खुद की गतिविधियों से संबंधित मानव का जो ज्ञान यहाँ आते आते निर्मित हो चुका था, एकत्रित हो चुका था, उसे मोटे रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेजर सेक्शंस ऑफ ह्यूमन नॉलेज। मानवीय जो ज्ञान है उसको 3 मेजर सेक्शंस में बांट सकते हैं। साइंसेस, वह ज्ञान जिन्हें विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। ह्यूमैनिटीज, वह ज्ञान जिन्हें मानविकी विषयों के अंतर्गत रखा जाता है। और आर्ट्स, वह ज्ञान जिसे आर्ट्स के विषयों में रखा जाता है। अब साइंस का जो सेक्शन है वो खुद भी आगे और विभाजित किया जाता है। तो इसमें हम देखें तो सबसे पहले फॉर्मल साइंसेज आती हैं, जो औपचारिक विज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम जनरली मैथमेटिक्स, लॉजिक, प्योर लॉजिक और स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। उन्हें हम फॉर्मल साइंसेज के रूप में परिभाषित करते हैं। दूसरा है नेचुरल साइंसेस, प्राकृतिक विज्ञान। अब जैसे शब्द से ही, नाम से स्पष्ट हो रहा, प्राकृतिक विज्ञान का तात्पर्य है वह विज्ञान जो प्रकृति, जो मानवीय प्रकृति, जो मानव के चारों ओर का जो पर्यावरण है या प्राकृतिक एक परिवेश है, उससे संबंधित विभिन्न घटनाओं, पदार्थों या वस्तुओं की वो वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग द्वारा अध्ययन करते हैं, तो उससे प्राकृतिक विज्ञान का जन्म होता है। ये प्राकृतिक विज्ञान भी आगे जाकर 2 उपभागों में बढ़ जाते हैं, फिजिकल साइंसेस, भौतिक विज्ञान, और लाइफ साइंसेस, जैविक विज्ञान या जीवन, जो लिविंग बीइंग है उनकी बॉडी से संबंधित, उनके शरीर की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से संबंधित विज्ञान। और तीसरा है सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस का मतलब है मानवीय समाज या मानवीय व्यवहार से संबंधित जो विभिन्न घटनाएं हैं, विभिन्न सामाजिक घटनाएं जो हैं, उनका अध्ययन करने वाले विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में आते हैं। अब सामाजिक विज्ञान आप जानते हैं, आपको मैं ये पूछूं कि सामाजिक विज्ञान गिनाइए, तो आप समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, जियोग्राफी आदि ऐसे कुछ सब्जेक्ट आप गिनाएंगे। अब देखिए ह्यूमैनिटीज जो हैं, ये सेक्शन जनरली ज़्यादा फिलोसॉफिकल एक तरह से अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और ह्यूमन एग्जिस्टेंस से जुड़ा होता है। व्यक्ति नाना प्रकार की गतिविधियां करता है, व्यक्ति के अनुभव बहुत विविध प्रकार के होते हैं, और प्रारंभ से लेकर आज तक व्यक्ति ने जो भी अपने अनुभव के आधार पर किया है, अपनी जितनी भी गतिविधियां की है, उनके संबंध में यदि हम दार्शनिक स्तर पर आकर आर्म चेयर थिंकर बनकर हम कोई स्टडी करते हैं, तो उसे हम ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत रखते हैं। इस दृष्टि से देखें तो इतिहास, फिलोसॉफी, दर्शन, ये लिटरेचर, ये सारे ऐसे अध्ययन के क्षेत्र हैं जो मानव की गतिविधियों या मानव के अनुभवों को दार्शनिक दृष्टि से उनकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। अब आपने देखा कि ये जो सोशल साइंसेज हैं, या ये जो ब्रॉड एक फैमिली ऑफ साइंसेज हैं, जिसमें फॉर्मल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज आती हैं, ये और ह्यूमैनिटीज़ के बीच में बड़ा, दोनों ही मानव और मानव के पर्यावरण और मानव की गतिविधियों से संबंधित विभिन्न आयामों का अध्ययन करते हैं, लेकिन इनकी अप्रोच अलग है। जहाँ ह्यूमैनिटीज़ मोर फिलोसॉफिकल है, वहीं साइंसेज मोर एक्यूरेट है, एविडेंस बेस्ड है। तो इनके बीच में बहुत थिक लाइन ऑफ डिफरेंस है, थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, वेरी वेफर थिन काइंड ऑफ डिफरेंस है। और तीसरा जो सेक्शन ऑफ ह्यूमन नॉलेज है, जिसको हम आर्ट्स बोलते हैं, वो एक तरह से लिबरल स्टडीज है, बहुत ही एक तरह से लिबरल स्टडीज ऑफ वेरियस एस्थेटिक, एक्सप्रेसिव एंड इमेजिनेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। मानव व्यवहार की जो बहुत ही कल्पनात्मक, जैसे आपने कोई कल्पनात्मक कविता लिख दी, कोई कल्पनात्मक बुक लिख दी। एक्सप्रेसिव,
जिसमें हम अपनी जो मानवीय प्रकृति है, रचनात्मकता की, कलात्मकता की, सौंदर्यता की और एक तरह से कल्पना की, उनको उनके आधार पर जो कुछ भी निर्मित करते हैं, जो कुछ भी हमारा अनुभव है, उन सब की जब हम लिबरल स्टडीज़ करते हैं, बहुत ही एक तरह से बहुत सटीक ये स्टडीज़ नहीं होती हैं। अपने जो स्टडी करता है वो अपने अनुसार, अपने खुद के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से इन अनुभवों की स्टडी करता है। तो इस प्रकार के जो अध्ययन हैं उन्हें हम आर्ट्स में मानते हैं। जनरली मैं आपको बताता हूँ कि इन ये जो सेक्शंस ऑफ ह्यूमन नॉलेज हैं, इनमें किन-किन विषयों को रखा जाता है। लगभग सारे आपके जो भी विषय आज आप समझ पा रहे हैं, वो सभी इनमें समाहित हो जाएँगे। अब ये मेजर सेक्शंस ऑफ ह्यूमन नॉलेज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट the three major sections of human knowledge: sciences, including formal science, natural science, social science, humanities, and arts. Among natural sciences, we have already talked about the physical sciences, and the second sub part is life sciences. Among physical sciences, we have physics, we have chemistry, we have astronomy, we have geology, and or earth science. Geology is also called earth science. Among social sciences, we have sociology, our subject, the subject we are concerned with: sociology, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जिसे पॉलिटिक्स भी बोल दिया जाता है, लिंग्विस्टिक्स, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स, द रोल ऑफ लैंग्वेज इन सोशो कल्चरल लाइफ of human beings, anthropology, the most generalizing kind of science, the most a science with the greatest or the largest or the biggest subject matter, subject scope, psychology, public administration, law, etc. Among humanities, we have history, we have philosophy, we have religion, theological studies, we have ethics, ethical studies, we have literary studies, we have language studies. And among arts, we have fine arts, we have liberal arts, we have performing arts, we have visual arts. अब ये visual arts, performing arts, इन सब के बारे में आप जानते हो। जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक क्या है? परफॉर्मिंग आर्ट्स है। डांस विजुअल आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है। फिल्म विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स है। पेंटिंग विजुअल आर्ट है। स्कल्पचर विजुअल आर्ट है। आर्किटेक्चर विजुअल आर्ट है। लिटरेचर विजुअल आर्ट है। एक तरह से इसमें ये जितनी भी एरियाज ऑफ ह्यूमन नॉलेज हैं, इन सब में इंसान अपनी इमेजिनेटिव कैपेबिलिटीज़, अपनी एक्सप्रेसिव कैपेबिलिटीज़, अपनी एस्थेटिक जो थिंकिंग है, उनको वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मानव का जो ज्ञान है, मनुष्य के विभिन्न अनुभवों से संबंधित, उनको हम मुख्य रूप से विज्ञानों में, मानविकी विषयों में और कला के विषयों में बांटते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि बार-बार हम चूँकि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं, तो इसमें 2-3 ऐसे शब्द आते हैं जो बार-बार आपको शुरू से लेकर एंड तक यूज़ करने हैं, जैसे थियरी, डेटा और फैक्ट। तो अब एक डिबेट ये चलती है कि थ्योरी और डेटा या फैक्ट में जो पीसेस ऑफ प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती हैं, डेटा और फैक्ट, रिसर्च की लैंग्वेज में जो फैक्ट होता है उसको डेटा कहा जाता है, और फैक्ट और डेटा एक ही चीज़ है, बस थोड़ी रिसर्च की भाषा में उसको डेटा कह देते हैं। और दोनों का ही मतलब होता है किसी घटना के संबंध में जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है, किसी घटना के संबंध में जो एक व्यवस्थित सूचना हमारे पास है, जो एक व्यवस्थित तथ्य हमारे पास है, वो हमारा डेटा है। तो थ्योरी, सिद्धांत, जो कि एक विचार होता है, एक प्रकार का आर्ग्यूमेंट होता है, ए सेट ऑफ प्रोपोजिशंस होता है, जो किसी घटना के क्या, क्यों, कैसे से संबंधित आयामों की व्याख्या करता है, इंटरप्रेट करता है, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो इस डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है कि जो थियरी है, उसका डेटा या फैक्ट पर जो डिपेंडेंसी है, तो वो कोई भी थ्योरी जो है, वो बिना डेटा के उसकी सत्यता की हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि हमने जो थ्योरी बनाई है वो एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, या वो सटीक है, या वो वेरीफिएबल है, या वो एक तरह से स्पेकुलेशन है, एक अटकलबाजी है। तो डेटा ही है वो जो थ्योरी को वेरीफाई करते हैं, थ्योरी को एक फुटिंग देते हैं, एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। तो बिना अगर डेटा नहीं हो तो थ्योरी क्या हो? विदाउट डेटा फैक्ट ए थ्योरी इज एम्प्टी, खाली है, खोखली है, वो ब्लाइंड है, वो अंधी है, वो हमें बता नहीं सकती है कि वो क्या, किस चीज की वो व्याख्या करने के लिए बनाई गई है। अब इसी प्रकार से जो डेटा और फैक्ट है, उनकी थ्योरी पे क्या डिपेंडेंसी है? तो आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि डेटा हमारे पास किसी भी घटना के संबंध में प्लिथोरा ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, लेकिन सारी सूचनाएं व्याख्या करने के लिए उपयोगी नहीं होती हैं।
कौन सी सूचनाएं हमें एकत्रित करनी है, कौन से डेटा हमें कलेक्ट करने हैं, किन डेटाओं का हमें प्रोसेस करना है और उन प्रोसेस के बेसिस पे कौन से कंक्लूजन्स, अपने कंक्लूजन्स में कौन से डेटा को इनकॉर्पोरेट करना है, यह बताने का जो कार्य है वो थ्योरी के माध्यम से किया जाता है। तो इस हिसाब से देखें तो विदाउट ए थ्योरी डेटा एंड फैक्ट्स आर डम्ब, वो गूंगे हैं, दे कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, दे कैन नॉट स्पीक, the voice they have is given definitely by a theoretical framework, a theoretical construct। तो इस प्रकार से हम सम अप करें तो थ्योरी और डेटा में दोनों संबंध दोनों ही आपस में अंतर्निर्भर हैं। और ये जो विचार है ये एमेनुअल कांट जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनलाइटनमेंट फिलोसोफर थे, और एनलाइटनमेंट जो दौर था 17वीं 18वीं शताब्दी का और 19वीं शताब्दी का, यूरोप में जो प्रबोधन काल जिसको बोलते हैं, उस समय के जो दार्शनिक हुआ करते थे उनको फिलोसॉफीज बोलते थे। फिलोसॉफीज मीन्स फिलोसोफर्स ऑफ एनलाइटनमेंट। अब ये एक और स्लाइड है, इसमें शायद हमने पहले भी चर्चा की है कि दो लैटिन वर्ड्स हैं प्रायोरी और पोस्टीरियोरी, अप्रायोरी और अपोस्टीरियोरी। अप्रायोरी और अपोस्टीरियोरी का मतलब है हमारे जो भी ज्ञान है वो हमारे अनुभव के आधार पर हमने प्राप्त किया है, या हमने अपनी एक सोच, हमारी जो लॉजिकल, हमारी जो प्यूरिफिकेशन या एक हाइट ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी है, हमारी जो सोच की परिपक्वता है या मेच्योरिटी है, उसके बेस पे हमने घटनाओं का अवलोकन करने से पहले ही उनके संबंध में एक एब्स्ट्रैक्ट, एक अमूर्त विचार हम रख देते हैं और फिर अवलोकन के माध्यम से तथ्य एकत्रित करते हैं और उस सिद्धांत की सत्यता की पुष्टि करते हैं, उसकी वेरिफिएबिलिटी हम चेक करते हैं अगेंस्ट द एम्पिरिकली कलेक्टेड एविडेंसेस डेटा। जबकि पोस्टीरियरी नॉलेज जो है वो लॉजिक इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से शुरू होता है। हमारे पोस्टीरियरी का मतलब है पहले ही हम कोई सैद्धांतिक निरूपण नहीं करते हैं, किसी प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करते हैं, बल्कि अब हमारे चारों ओर जो भी कुछ घटित हो रहा है उनको, उनके अलग अलग, उनके स्पेसिफिक केसेस को हम नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेस पर, उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर, कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हम कुछ अमूर्त सिद्धांतीकरण करते हैं और एक सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो बात एक तरह से शुरुआत कहाँ से की जाए इस पर निर्भर करती है। कुछ लोग सिद्धांत से शुरुआत करते हैं और उसकी व्याख्या तथ्यों के आधार पर करने की प्रक्रिया को अपनाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले अवलोकन करते हैं और फिर किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और उसको, उसकी सत्यता को सिद्ध करते हैं। तो ये अब देखिए थ्योरी के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, इंट्यूशन हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, इन्फरेंस हो सकता है, और आपकी मेच्योरिटी और इंटेलेक्चुअल जो एक्यूमेनशिप है, दी लेवल ऑफ मेच्योरिटी, वो हो सकता है। और थ्योरी के बाद में जो इंपेरिकल डेटा है उनको हम कलेक्ट करते हैं, उसके आधार पर वेरिफिकेशन चलता है थ्योरी का। तो इस प्रकार से जनरल टू पर्टिकुलर, इस प्रकार का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो सोशल साइंस जो रिसर्च है, एसएसआर जिसको बोलते हैं, सोशल साइंस रिसर्च, उनमें कुछ कंटिन्यूइंग डिबेट्स हैं, कुछ ऐसे मसले हैं जो आज भी सुलझाए नहीं जा सके हैं लेकिन जो लगातार चलते रहते हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिनकी हम एलिमेंट्री लेवल पर चर्चा कर लेते हैं। पॉजिटिविज्म वर्सेस रिलेटिविज्म, प्रत्यक्षवाद या सापेक्षवाद, या जिसको सापेक्षवाद को इंटरप्रेटिविज्म या एंटी पॉजिटिविज्म भी बोल देते हैं। तो पहला तो कंटिन्यूइंग डिबेट यही कि पॉजिटिविज्म या एंटी पॉजिटिविज्म। दूसरा है क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव को QUN क्वान और क्वालिटेटिव को QUL ऐसे शॉर्ट फॉर्म में रखते हैं। और तीसरा जो है डिबेट वो है इंडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव रीजनिंग, कि हमें जो भी तार्किक विश्लेषण करना है उसमें इंडक्टिव जो आगमनात्मक पद्धति को अपनाए या निगमनात्मक पद्धति को अपनाए। तो ये जो 3 डिबेट्स हैं उसमें जो पहली डिबेट्स है पॉजिटिविज्म वर्सेस रिलेटिविज्म या इंटरप्रेटिविज्म, एंटी पॉजिटिविज्म। तो जो शुरुआती समाजशास्त्री थे या सामाजिक विद्वान थे, विचारक थे, उनका ये मानना था कि समाज या मानवीय व्यवहार या मानव समाज जो है उसकी संरचना और उसकी जो गतिशीलता है, उसमें जो परिवर्तन की जो प्रतिमान है वो निश्चित रूप से कुछ प्राकृतिक और इनवेरिएबल, न बदलने वाले कुछ सोशल लॉज या प्रिंसिपल्स से गवर्न होते हैं। और इन सोशल लॉज और प्रिंसिपल्स को प्राप्त करने के लिए
को पता लगाने के लिए हमें प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियां, जो अध्ययन पद्धतियां हैं, जिनमें ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, एक्सपेरिमेंटेशन, परीक्षण और कंपैरिजन, तुलनात्मक जो पद्धतियां हैं, उनके उपयोग से हम सामाजिक व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद में इसका एक तरह से एंटीथेसिस डेवलप हुआ। कुछ ऐसे विद्वान आए जिन्होंने कहा नहीं, प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों को हम हूबहू सामाजिक व्यवहार के अध्ययन में लागू नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें जो मानवीय व्यवहार है उसके अध्ययन करने से संबंधित जो एडेड कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कुछ नई प्रकार की जटिलताएं मानवीय समाज से संबंधित होती हैं, क्योंकि मानवीय समाज की प्रकृति एक पदार्थ के समान नहीं होती है। मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, अपने इमोशंस का प्रयोग करता है, अपनी रैशनैलिटी का प्रयोग करता है, अपनी कंसाइंस का प्रयोग करता है, उसके आधार पर अपनी गतिविधियां वो संचालित करता है। तो हमें कुछ ऐसी पद्धतियां ईजाद करनी होंगी, कुछ ऐसी पद्धतियां डिवाइस करनी होगी जो प्राकृतिक विज्ञानों के समान नहीं, बल्कि मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानकर उसका अध्ययन करने में सक्षम हो। तो ये एंटी पॉजिटिविज्म की डिबेट होती है। दोनों ही प्रकार की जो इज्म्स हैं, पॉजिटिविज्म और रिलेटिविज्म, दोनों के ही अपने अपने कैंप्स हैं, अपने अपने इनके पक्षधर हैं और इनके क्रिटिक्स हैं। दूसरा था क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्वांटिटी, किसी भी चीज की मात्रा, तो मात्रात्मक पद्धति है। और क्वालिटेटिव का मतलब है किसी चीज की क्वालिटी, मतलब गुण, जो गुणों से संबंधित, यानी गुणात्मक। तो मात्रात्मक और गुणात्मक का कहने का मतलब है कि मात्रात्मक पद्धतियां वो होती हैं जो मानव व्यवहार या विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं उनका मेजरमेंट कर सके, गणितीय फॉर्मूलों में स्टैटिस्टिकली उनको रिप्रेजेंट कर सकें। वहीं क्वालिटेटिव जो मेथोडोलॉजी या मेथड्स होते हैं, उनका उद्देश्य होता है व्यक्ति की जो मानवीय व्यवहार है उसके संबंधित, उसके विभिन्न पक्षों से संबंधित जो गुण हैं उनके अध्ययन करने से ये संबंधित है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ये मेथोडोलॉजीज हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ दें को तो क्वालिटेटिव, पॉजिटिविस्टिक क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज एंड रिलेटिविस्ट या इंटरप्रेटिविस्ट क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज। तो ये दो मेथोडोलॉजीज के बड़े बड़े एरियाज हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था कि सोशल रिसर्च मेथोडोलॉजीज हैं, उन्हें दो भागों में बांटते हैं, पॉजिटिविस्टिक क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज और इंटरप्रेटिव क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज। ये थीसिस माने तो ये इसका एंटीथीसिस है, और सिंथेसिस इनका यही है कि मिक्स मेथड रिसर्च मेथोडोलॉजी। इन दोनों का सिंथेटिक जो व्यू है वो आज जिसको अधिकांश लोग मानते हैं, अधिकांश विद्वान मानते हैं, वो ये कहते हैं कि दोनों ही जो पद्धति शास्त्रीय क्षेत्र हैं उनकी दोनों की उपयोगिता है, और दोनों के साथ साथ उपयोग से हम किसी एक कॉन्क्रीट रिसर्च प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं और तथ्य एकत्रित करते हैं और सिद्धांतों का निर्माण कर मानवीय समाज को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑन्टोलॉजिकल एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशंस है इस मेथोडोलॉजी की, और ये इसके भी अपने ऑन्टोलॉजिकल एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशंस और अज्यूम्शंस हैं। तीसरा है डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। अब ये जो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। पीस आउट।